अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नए मौजू के साथ 9 अप्रैल की मुनासबत से लेकर के आ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। इसके साथ साथ मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि उनके पास लेटेस्ट अपडेट जो हो सके हम उनसे शेयर कर सकें। आज के दिन 9 अप्रैल 2022 को तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ लाई गई और उस तहरीक अदम एतमाद को कई दफ़ा सबोताज करने की कोशिश की गई और उसके साथ साथ पूरी असम्बली को, यानी कि आप ये समझ लें कि 22 करोड़ आवाम को ही आर्टिकल 5 के तहत गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। क्योंकि जब उनके नुमाइंदों को गद्दार डिक्लेयर किया जाएगा तो ज़ाहिर है कि वो हक़ के राय दहिंदगान भी गद्दार ही डिक्लेयर होंगे, क्योंकि उन्होंने उनको वोट देकर के असम्बलियों में भेजा। इमरान खान ने अदालती हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए सारा दिन इंतखाबी अमल को डिले करने की कोशिश की। आखिरकार रात को 10 बजे जो है वो अदालतें खुलीं और प्रिजन वैन्स जो हैं वो शाहराह दस्तूर की तरफ आईं, पार्लियामेंट हाउस की तरफ आईं, वज़ीर आज़म हाउस की तरफ गईं और इसके बावजूद उसकी ढिठाई जारी रही। उसके स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मुसलसल डिले करते रहे और वोटिंग की तरफ बढ़ने नहीं देते रहे। आखिरकार वो वज़ीर आज़म हाउस से रुखसत हुए चपेड़ें खाने के बाद। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर यौम चपेड़ को बतौर ट्रेंड भी चला रहे हैं और इसके ऊपर बाकायदा जो है वो एक ट्वीट्स भी कर रहे हैं यौम चपेड़ की मुनासबत से। एक आइनी पहलू को इन्होंने कंट्रोवर्शियल करने की इंतहाई कोशिश की। आखिरकार रात 12 बजे तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इनको ठुड्डे मार कर निकाला गया और वज़ीर आज़म हाउस से इनकी बेदखली हुई। एक आइनी प्रोसेस को जिस तरीके से इस शख्स ने डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की, वो भी एक जो है ना वो आइनी खिलाफ वर्जी के ज़िम्रे में आती है और उसके ऊपर भी आर्टिकल 6 का इतलाक़ होता है। अब मौजूदा हालात में मौजूदा हुकूमत के पास अगर देखा जाए, एक तो मैंडेट जो है वो जिस तरह काट छाँट करके दिया गया, जिस तरीके से उस मैंडेट को शिलिंग किया गया और जिस तरीके से आइनी प्रोसेस यानी इंतखाबी प्रोसेस जो है वो स्कैंडलाइज हुआ, वो भी एक जो है वो काबिल गिरफ्त भी है और काबिल शर्म भी है हमारे लिए कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं, किस सदी में रह रहे हैं कि आप प्रिजाइडिंग का अमला जो था वो उन्होंने किस तरीके से बेज़ाब्तगियाँ की। आज जब बैलेट बॉक्स खुल रहे हैं, यानी वो बक्से नहीं सॉरी जो बैग खुल रहे हैं, तो उनके अंदर जो फॉर्म 45 के मुताबिक जो वोट हैं वो कुछ और ही सिनेरियो दे रहे हैं। यानी फॉर्म 45 को जो है वो गलत बनाया गया और असल वोट के मुताबिक वो फॉर्म 45 मौजूद नहीं है। ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई इस इलेक्शन के अंदर, जिसमें मैं समझता हूँ कि उन तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ख़िलाफ़, आरओज़ के ख़िलाफ़ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा नोटिस देना चाहिए और इस चीज़ को वो जो ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा देनी चाहिए और अदालत आलिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और ज़िम्मेदारान को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। यहाँ आज यौम चपेड़ की बात हो रही थी, यानी कि आज के दिन की मुनासबत से 9 अप्रैल के हवाले से 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान को
कौमी असम्बली से और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से तहरीक एतमाद की शक्ल में, यानी आइन में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक उन्हें वहाँ से निकाला गया, क्योंकि वो अपनी अक्सरियत खो चुके हुए थे। वो जिनके ऊपर रिलाय कर रहे थे, आखिरकार वो भी उनके काम नहीं आए। वो उस प्रोसेस से दूर रहे। इन 3 साल 8 महीने वो हुकूमत में बतौर वज़ीर-ए-आज़म रहे, लेकिन उन 3 साल 8 महीने को अगर जायज़ा लिया जाए, उसके लिए बड़ा लंबा एक प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो उसमें उनकी जो नाकामियाँ हैं वो उनको देखना पड़ेगा। उन्होंने 3 साल 8 महीने के अंदर पाकिस्तान को जो है वो तकरीबन 80% कर्ज़ों का बोझ इस कौम के ऊपर लाद दिया, जो 71 सालों में था उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने कर्ज़ों का बोझ पाकिस्तान को दे दिया। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड देखा जाए कि उन्होंने क्या मंसूबे दिए, तो हमें ऑन ग्राउंड कोई मंसूबा नज़र नहीं आता। हाँ, एक मंसूबा नज़र आता है करतारपुर राहदारी, और दूसरा बिलियन ट्री सोनामी, और जिसे वो जंगला बास कहते थे, BRT पेशावर में वो नज़र आती है। लेकिन वो इतने कास्टली मंसूबे कि आप बस उसकी कहानियाँ अगर सुने, करप्शन कहानियाँ सुने, होश रबा रह जाएंगी। करप्शन में के जिस तरह रिकॉर्ड कायम किए गए इमरान नाज़ी के गवर्नमेंट में, वो रिकॉर्ड हमें किसी सूरत कहीं से भी नहीं मिलते। और पाकिस्तान को जिस तरह मुआशी दलदल में धकेला गया, जिस तरह जो IMF के साथ मुआहदा किया गया, वो भी एक होशरबा कहानी है, जिसकी सज़ा पाकिस्तानी ने पता नहीं कितना अरसा भुगतनी है, और कितना अरसा वो भुगतेंगे। महंगाई की शक्ल में, बदअमनी की शक्ल में, क्योंकि जब महंगाई होती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, तो लामहला जो है वो बदअमनी भी फैलती है, क्योंकि लोगों के अखराजात जब पूरे नहीं होंगे, वो चोरियों और डकैतियों की तरफ जाएंगे। और ये काम हो चुका हुआ है, ये शुरू हो चुका है। अब हुकूमत के सामने एक बड़े भयानक मसले की सूरत में वो सामने आ रहा है, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें। उसको आप ये समझें कि हर 15 दिन के बाद एक मिनी बजट है, और उस मिनी बजट को इस कौम ने बर्दाश्त करना है। बिजली की होशरुबा कीमतें, गैस की होशरुबा कीमतें, अब लोगों के अंदर यूटिलिटी बिल्स की जो अदा करने की सलाहियत है वो ख़त्म होती जा रही है। हुकूमत को के पास वसाइल नहीं है, और हुकूमत को इसके ऊपर संजीदगी से गौर करना चाहिए कि वो क्या करें। हुकूमत इन्हें सोलर पैनल फराहम करे, ताकि कुछ ना कुछ बिजली की कीमतों के अंदर जो उनको रिलीफ मिल सके। फिर स्ट्रीट लाइट्स को सोलर के ऊपर लेकर के आए, मस्जिदों को सोलर के ऊपर कन्वर्ट करे, ताकि बिजली की बचत हो सके, और इसके साथ साथ जो इंपोर्ट बिल है उसमें भी बचत आए आयल की मद में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग दिया जाना चाहिए, ताकि पेट्रोल जो बम है गिरता है हर 15 दिन के बाद, उसका मुनासिब जो है ना वो रिलीफ आवाम को मिल सके। हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रुझान नहीं है, और इस रुझान को अब सेल्फ सर्विस के ऊपर कन्वर्ट किया गया है, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए सब मिलकर आगे बढ़ें। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, हुकूमत पाकिस्तान की मदद करें, वो अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजें, ताकि मुल्क कर्ज़ों के निजात हासिल कर सके, और हम दिफाई तौर के ऊपर आगे बढ़ सकें, हमें किसी से कर्ज़ लेने की ज़रूरत ना रहे। आइए हम सब मिल कर के इस गुलशन को संवारें, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, हम सब का है, हमने ही इसे संवारना है। मिल के इसको आगे बढ़ाने में हुकूमत का साथ दें। आइए इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह पाक मेरे अर्ज़ वतन के ऊपर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।